तुमने पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं आद्य केंद्रित एकक कोष्ठिका के बारे में। तो मैं यहाँ बताता हूँ कि आद्य एकक कोष्ठिका क्या होती है, पर पुनः बताने जा रहा हूँ। वे एकक कोष्ठिकाएं जिनके प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण होता है। प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण होता है, वे आद्य या सरल एकक कोष्ठिकाएं कहलाती हैं। यदि हम इसके प्रभावी कणों की या प्रभावी अवयवी कणों की बात करें तो मैं आगे एक टेबल के माध्यम से बता दूंगा, यहाँ केवल डेफिनेशन करा रहा हूं। आगे बात ध्यान दें, केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं वे एकक कोष्ठिकाएं जिनमें कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी अवयवी कण पाए जाते हैं, उन्हें केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं कहते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। इसके 3 भाग होते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको अंतः को शॉर्ट में हम BCC कह देते हैं, इसको FCC फेस के लिए, ये अंतिम बिंदु होता है, ECC कह देते हैं इसको। तो जो केंद्रित एकक कोष्ठिका है उसको 3 भागों में बांटा गया है। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। बात करते हैं अंतः एकक कोष्ठिकाएं क्या होती हैं। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं वे एकक कोष्ठिकाएं होती हैं जिनमें कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के केंद्र पर भी एकक कोष्ठिका के केंद्र पर भी यानी सभी कोनों पर एक एक अवयवी कण होता है और कोनों के अतिरिक्त एक अवयवी कण उसके केंद्र पर भी होता है, वे सभी एकक कोष्ठिकाएं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं कहलाती हैं। उसके बाद बात करते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं। वे एकक कोष्ठिकाएं जिनमें कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर भी अवयवी कण पाए जाते हैं, वे सभी एकक कोष्ठिकाएं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं कहलाती हैं। जैसे कि भाई सभी कोनों पर एक एक अवयवी कण हो गया और कोनों के अतिरिक्त फलक पर भी, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, आगे भी और पीछे भी। इस प्रकार 6 फलक होते हैं। 6 फलकों पर 6 अवयवी कण और 8 कोनों पर 8 अवयवी कण पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। उसके बाद आती है अंत्य। अंत्य का मतलब है वे एकक कोष्ठिका जिसमें कोने के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर भी कह सकते हैं कि कोने में तो सभी में पाए जाते हैं, कोनों के अतिरिक्त को इसमें क्या था फलक में, इसके प्रत्येक फलक पर और इसमें केवल किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर अवयवी कण पाए जाते हैं, तो उसे अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। यानी यदि लेफ्ट में है तो राइट में होगा, ऊपर है तो नीचे होगा, आगे है तो पीछे होगा, पर होगा केवल किन्हीं 2 ही विपरीत फलकों पर, सभी फलकों पर हमें ये नहीं मिलेंगे। तो ये हमारी एकक कोष्ठिकाएं हो गई। अब एकक कोष्ठिकाओं से हम जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है यहाँ से प्रभावी कणों की संख्या, उसको भी एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। प्रभावी कणों की संख्या, एक टेबल बना लेते हैं।
एकक कोष्ठिका कोने पर उपस्थित कण देखिए, तो ये हमारी एकक कोष्ठिका होती हैं एससीसी। एससीसी को आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं, पीछे बता चुका हूं। इसके प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण होता है और बीसीसी जो होती है इसमें प्रत्येक कोने के अतिरिक्त केंद्र पर भी एक अवयवी कण होता है। एफसीसी में प्रत्येक कोने के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर भी एक एक अवयवी कण होता है और ईसीसी में प्रत्येक कोने के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों पर भी अवयवी कण होते हैं। तो ध्यान दें, यहाँ भी बात कर रहे हैं हम कि एससीसी में कोनों पर कितने अवयवी कण होते हैं। कोनों पर अवयवी कण होते हैं 8। इसमें फलक पर कोई भी अवयवी कण नहीं होता, केंद्र पर कोई भी अवयवी कण नहीं होता। कुल प्रभावी कण हो गए 8 गुणा के 1/8। क्यों भाई? कोने वाला प्रत्येक अवयवी कण 8 भागों में विभाजित होता है। मानो ये आपको मार्कर दिखाई दे रहे होंगे, ये मार्कर को मैंने जोड़ करके एक ही कोने से 4 मार्कर जुड़ सकते हैं 90 डिग्री पर। त्रिविमीय ज्यामिति में 90 डिग्री 4 मार्कर जुड़ गए, 4 कोने नीचे की तरफ और 4 कोने ऊपर, यानी इसका जो मेन पॉइंट है वो 8 कोनों को एक साथ जोड़ रहा है। तो यानी एक जो कोना है, एक अवयवी कण है, वो 8 भागों में विभाजित हो गया। तो 8 से 8 कैंसिल बराबर केवल एक प्रभावी कण होता है और कुल प्रभावी कणों की संख्या को Z से डिनोट किया जाता है। अब जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो समझेंगे कि अवयवी कणों की संख्या को Z से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार बीसीसी में कोने पर 8 होते हैं, फलक पर कोई नहीं होता, केंद्र पर एक अवयवी कण होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 8 गुणा 1/8 प्लस 1 जो कोने वाला अवयवी कण है वो पूर्ण रूप से एक ही वस्तु के लिए प्रभावी होता है। मानो मैं ये कह दूं कि ये एक डस्टर है और इस डस्टर के बीच में सेंटर पे एक अवयवी कण है, तो इस डस्टर के लिए है। यदि कोने वाला है तो इस कोने से कई कमरे जुड़ जाएंगे, कई डस्टर जोड़कर रखे जा सकते हैं जो अलग अलग तरीके से दिखाई देंगे, परंतु जो बीच में केंद्र पर है वो पूरा इसी के लिए प्रभावी है, तो वो पूर्ण रूप से गिना जाएगा। हम कह सकते हैं 8 से 8 कैंसिल, 1 और 1 2। इसमें 2 प्रभावी कण होते हैं। फलक में कोने पर 8 होते हैं, फलक 6 फलक होते हैं। एक त्रिविमीय ज्यामिति में 6 फलक होते हैं और 6 फलक पर एक एक अवयवी कण होता है। केंद्र पर इसमें कोई अवयवी कण नहीं होता। तो 8 गुणा 1/8 प्लस के 6 गुणा 1/2, यानी जो फलक वाला अवयवी कण है वो 2 भागों में बटा होता है। कैसे? मानो एक दीवार है तो ये दीवार 2 कमरों को जोड़ रही है, एक आगे वाला और एक इसके पीछे वाला, तो 2 कमरों को जोड़ रही है। तो यानी इसका जो अवयवी कण है, इस दीवार पर उपस्थित अवयवी कण 2 भागों में बट जाएगा। 2 तिया 6, 8 एकन 8, ये आ गया 1 + 3 बराबर यहाँ पर 4 अवयवी कण होते हैं। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में एफसीसी में 4 अवयवी कण होते हैं। इसी प्रकार ध्यान रखें एससीसी ये बीसीसी के लिए है और ये वाला जो शेप है वो एफसीसी और ये वाला शेप ईसीसी के लिए है। ईसीसी में भी प्रत्येक कोने पर 8 अवयवी कण होते हैं, 2 अवयवी कण फलकों पर होते हैं और इसके भी केंद्र पर कोई अवयवी कण नहीं होता। तो उसके बाद हम कुल प्रभावी कण निकालें तो कोने वाले कण 8 भागों में बटे होते हैं, जबकि फलक वाले कण 2 भागों में बटे होते हैं। 1 + 1 बराबर कुल 2 प्रभावी कण होते हैं और प्रभावी कणों को Z से प्रदर्शित किया जाता है।
ये z का मान जब आगे हम घनत्व और द्रव्यमान की तुलना करेंगे तो वहाँ हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होगा। देखिए आगे पढ़ेंगे हम नेविड संकुलित संरचनाएं। नेविड संकुलित संरचनाएं। नेविड संकुलित संरचनाएं क्या होती हैं? किसी ठोस क्रिस्टल के अवयवी कणों के संकुलन को स्पष्ट करने के लिए, किसी ठोस क्रिस्टल के अवयवी कणों के संकुलन को स्पष्ट करने के लिए उन्हें विभिन्न गोलों के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि उनके एक निश्चित ज्यामितीय आकार बन जाए, उसे हम कहते हैं निबिड़ संकुलित संरचना। और उस स्थिति में इस निबिड़ संकुलित संरचना को बनाने में जितने गोले लगें, जितने गोले प्रभावी हों, जितने अवयवी कण प्रभावी हों, तो अप्रभावी अवयवी कणों की संख्या को उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहा जाता है। समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या क्या होती है? यानी एक निबिड़ संकुलित संरचना को बनाने में जितने अवयवी कणों का प्रयोग किया जाता है उससे हम कहते हैं निबिड़ संकुलित संरचना या उपसह संयोजन संख्या। इसको निबिड़ संकुलित संरचना को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना क्या होती है? जिसको हम देखें तो केवल हमें उसका एक ही भाग यानी एक ही विमा दिखाई दे, उसे हम कहेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। यानी इसे हम सीधा 90 डिग्री से 90 अंश का कोण बना करके देखेंगे तो उसे कहेंगे एक विमीय। यानी हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी, उसे कहेंगे एक विमीय। जहां में केवल एक ही विमा दिखाई देगी उसे कहेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। दूसरी आती है द्विविमीय। द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना ये क्या होती है? जहां हमें 2 विमाएं दिखाई देती हैं, कोई भी 2 विमाएं दिखाई देने लगेंगे, जैसे मानो एक ऐसे करके एक विमा दूसरी विमा थोड़ा पीछे हटके हमें दिखाई देगी। इस प्रकार बनी हुई आकृति को हम कहेंगे द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। इसको भी आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। और आगे तीसरी आती है हमारी त्रिविमीय। त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना में हमें 3 विमाएं दिखाई देती हैं। यानी इस प्रकार की कोई भी आकृति जिसकी हमें 3 विमाएं दिखाई दें और ये सभी अवयवी कणों से भरी हुई रहती हैं इस प्रकार, और अवयवी कण एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, उसे हम कहते हैं, इस प्रकार की जो आकृति हमें दिखाई दे पूरी भरी हुई होगी है उसे कहेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। जहां हमें केवल एक विमा दिखाई दे, जहां हमें केवल एक विमा दिखाई दे तो एक विमीय, 2 दिखाई दे द्विविमीय और 3 दिखाई दें त्रिविमीय। हमारा एक डस्टर है और इसको हम सीधा 90 डिग्री से ऐसे देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें केवल इसका एक भाग दिखाई दे रहा है, इससे हम कहेंगे एक विमीय। और इसको थोड़ा एंगल बना करके देखेंगे तो हमें इसके 2 भाग दिखाई दे रहे हैं,
ये वाला और ये वाला, और इसको थोड़ा नीचे कर ले, एंगल घुमा दे तो ऊपर वाला भी भाग दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है और ये भी, 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। यदि एक भाग दिखाई दे रहा है तो एक विमीय, 2 भाग दिखाई दे रहे हैं तो द्विविमीय, और 3 भाग दिखाई दे रहे हैं तो उसे कहेंगे हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं। इसके आगे हमारा टॉपिक आता है संकुलन क्षमता। एकक कोशिका की संकुलन। तो छात्रों, हम बात कर रहे थे संकुलन क्षमता की। तो संकुलन क्षमता होती है किसी एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों के आयतन, यानी किसी भी एकक कोशिका में जितने अवयवी कण उपस्थित होंगे, प्रभावी होंगे, अवयवी कणों के आयतन तथा कुल एकक कोशिका के आयतन के अनुपात को, कुल एकक कोशिका यानी पूरी एकक कोशिका में प्रभावी कण, जैसे हमने अभी दिखा था कि एकक कोशिका के कोनों पर 8 कण होते हैं, तो 8 कणों में प्रभावी कण कितने हमने बताए थे आपको, यानी 8 गुणा के 1/8, तो प्रभावी कण 1 हो गया। तो उस एक अवयवी कण का आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन, पूरी एकक कोशिका का आयतन गुणा के 100, उससे हम बोलेंगे क्या, संकुलन क्षमता कहेंगे, क्योंकि इसे हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक 100 के लिए। तो इसी प्रकार कह सकते हैं किसी एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों के आयतन तथा कुल कुछ एकक कोशिका के आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। इससे हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। सूत्र बन जाता है संकुलन क्षमता का, अवयवी कणों का आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन गुणा के 100%। तो अवयवी कणों की संख्या को Z से डिनोट करते हैं और अवयवी कणों की संख्या का जो आयतन, यानी अवयवी कण का मतलब होता है गोला, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ बटे एकक कोशिका का आयतन होता है भुजा का घन, यानी 1 गुणा के 100 की 100%। इससे हम कह सकते हैं कि ये होती है हमारी संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता के पश्चात हम प्रत्येक प्रकार की एकक कोशिका की संकुलन क्षमता निकालेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में अत्यंत आवश्यक होती है। इसमें ही आगे चलते हुए हम निकालेंगे FCC, यानी फलक केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। यह हमारी ECC की संकुलन क्षमता लगभग FCC के ही समान हो जाती है, तो परंतु केवल उसमें अंतर होता है तो प्रभावी कणों का। तो मैं निकालेंगे FCC जालक की संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता निकालने के लिए FCC जालक में, FCC जालक इस प्रकार का होता है। FCC जालक में प्रत्येक कोने के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर भी एक एक अवयवी कण होता है। तो इसके जो फलक है उसको हम एक मानो इसको नाम दे दें A, B, C, D, E, F, G, H। यहाँ से हम किसी भी एक फलक को चुन लेते हैं और एक फलक को चुने तो माना हमने इस वाले फलक को चुन लिया, एक अवयवी कण इस वाले कोने पर होगा, एक अवयवी कण इस वाले कोने पर होगा और एक अवयवी कण बीच में मतलब फलक पर होगा। तो हम यदि अवयवी कणों को निकालें तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC में। भाई एक त्रिभुज बन गया ABC। मैंने बताया था कि भाई एक जो घन होता है, घन का प्रत्येक कोना 90 अंश का होता है और 90 अंश के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। तो यहाँ पर भुजा जो हुए AC को मान लेंगे हम कर्ण, AC को मान लेंगे कर्ण, इसको नाम दे दें ABC, ये नाम दिया हुआ है और इसको कर्ण मान लें। तो इस भुजा को, सारी भुजाओं को कैपिटल बना लेते हैं पहले, C, D, और इस प्रकार से D, E, F, G, H। इस वाली भुजा को, इसकी सारी भुजाएं, घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इस भुजा को हम A मान लें, ये भी A, ये भी A, ये सभी भुजाएं हो जाएंगी A। परंतु कर्ण जो होता है वो कभी बराबर नहीं होता।
त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो आधार और लंब के बराबर नहीं होता, परंतु लंब और आधार बराबर हो सकते हैं। तो इस भुजा को हम अपनी ओर से बी मान लेते हैं, AC को। तो हम त्रिभुज ABC में AB बराबर A, BC बराबर BA और CA को हमने B मान लिया। तो कह सकते हैं CA स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो यह आ जाएगा B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो कह सकते हैं V स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दें। अब हम त्रिज्या से तुलना करें तो एक ये गोला है, एक गोले के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, ये भी r, ये r और एक r यहाँ से यहाँ तक की। तो कह सकते हैं AC इक्वल टू या CA बराबर आ जाएगा r प्लस r प्लस r प्लस r, यानी इक्वल टू 4r कह सकते हैं इसे हम कह सकते हैं 4r AC को। अब AC हमारा इक्वल हो गया 4r के, तो इसकी तुलना करें, AC को हम B भी कह सकते हैं। तो B बराबर 4r और यहाँ से लें तो B बराबर आ जाएगा √2a। तो B इक्वल टू B, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना करने पर तो B बराबर B, या कह सकते हैं 4r इक्वल टू √2a और r इक्वल टू आ जाएगा √2a अपॉन 4। इसी प्रकार √2 से कट जाएगा तो या कह सकते हैं r बराबर a बटे 2 अंडर √2 से 4 कट जाएगा, 2 √2 बार, या कह सकते हैं a बराबर 2 अंडर √2r, a बराबर 2 अंडर √2r। तो हमारा ये आ गया FCC जालक में a और r के मध्य संबंध, क्योंकि ये प्रत्येक एकक कोष्ठिका में हमें निकालना अत्यंत आवश्यक है, जिसके माध्यम से हम उसकी संकुलन क्षमता निकाल सकेंगे। तो संकुलन क्षमता देखें, संकुलन क्षमता का सूत्र है Z गुणा के 4/3 पाई r क्यू बटे a क्यू गुणा के 100। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? FCC की बात कर रहे हैं, FCC जालक की। तो FCC जालक में मैंने तुम्हें Z का मान अभी पीछे बताया था, Z का मान होता है 4 गुणा के 4/3 गुणा के पाई का मान 3.14 गुणा r क्यू का मान, r का मान हम यहाँ से रख लें, चाहे r क्यू का r क्यू रहने दो, गुणा के 100 बटे a क्यू, a का मान यहाँ से लेंगे, कितना है 2 अंडर √2r का घन, 4 चौक 16/3 गुणा के 3, ये 2 जीरो से 2 संख्या का पॉइंट कट जाएगा, 314 गुणा के r क्यू बटे 2 का घन हो गया 8 गुणा के अंडर √2 का घन हो जाएगा 2 अंडर √2। दो घन कैसे? अंडर √2 गुणा अंडर √2 गुणा अंडर √2 3 बार, तो रूट से रूट कट गया, रूट कंप्लीट 2 रह गया इसका, तो और ये वाला √2 ऐसे ही रह जाएगा। r का घन करेंगे तो r क्यू, इससे ये वाला कैंसिल, 8 दूनी 16, 314 दूनी 628 बटे नीचे 3 दूनी 6, सॉरी 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा, ऊपर बचा केवल 314 और नीचे बचा 3 अंडर √2। 3 अंडर √2, तो हम इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 74%। तो इसकी संकुलन क्षमता जो आ जाएगी वो आ जाएगी लगभग 74%। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे आगे। और तो आज के लिए इतना ही, आगे वीडियो में हम आपको BCC और SCC
बीसीसी की संकुलन क्षमता निकाल के दिखाएंगे, एससीसी की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही, और आगे की वीडियो हम जो 20 तारीख से वीडियो डालेंगे उसकी लाइव क्लास चलेगी, जहां आप अपनी समस्याओं का समाधान तुरंत भी कर सकते हैं, जो कोई समस्या है उसे पूछ भी सकते हैं।